नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स से सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो मैचिंग से संबंधित है। एक तरफ हड़प्पाई स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी स्थिति दिया हुआ है, यानी कि वो उनकी अवस्थिति जो है किस राज्य में है। ठीक है, इसे मैच द फॉलोइंग करना है। तो मैं पूरा लिस्ट जो है एक जगह इकट्ठा कर लिया हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरा लिस्ट को एक बार देख लीजिए। मंडा ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में। कलीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। बनवाली हरियाणा। ठीक है, आप अगर इनको याद रखते हैं तो जब कभी भी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके लिए ईजिली आसानी से आप उसको मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। हड़प्पा का लोथल स्थल स्थित है कहाँ पे? लोथल जो है कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? अहमदाबाद ज़िला में। और भोगवा नदी, ये नदी का भी नाम याद रखिएगा कि भोगवा नदी के तट पे स्थित है कौन? लोथल। नेक्स्ट, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में पूछ रहा है, तो भारत में जो बृहद स्थल है हड़प्पा का कौन सा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा के हिसार ज़िले में है। ठीक है, इसके बाद ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला, ये तीनों जो स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, और राखीगढ़ी और धौलावीरा जो है ये भारत में। हड़प्पा के 5 जो बड़े स्थल हैं उनमें से 2 जो है राखीगढ़ी और धौलावीरा भारत में है, और 3 जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहर हड़प्पा जो है वो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो भी याद रखिएगा, पाकिस्तान में। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ये प्रभारी इसके जो मेन थे वो सर जॉन मार्शल थे। इसके बाद और भी इसमें महत्वपूर्ण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, ये डेट याद रखिएगा 1921, और नाम दयाराम साहनी, इन्होंने किसका किया था? तो हड़प्पा का। ठीक है, और 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का किया गया था, टीला उसका पता लगाया गया था। तो डेट याद रखिएगा, और इसके बाद जिस व्यक्ति ने खोज किया है उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले पूछेगा धातु तो ये तांबा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है कांसा और इसके बाद चांदी वगैरह इसका यूज किया गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनको लोहा का जो जानकारी है वो नहीं प्राप्त था। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ जो है उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। इसलिए जो है हड़प्पा कालीन लोग को लोहे का जानकारी नहीं था। नेक्स्ट, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? ये जो है धौलावीरा से मिला है। और धौलावीरा कहाँ पे है? तो ये जो है धौलावीरा आपके गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा कि धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। अब प्रथम कौन सा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर था? हरियाणा के हिसार में। ठीक है, और भी धौलावीरा के बारे में याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट जो है कि धौलावीरा नगर जो है आयताकार बना हुआ था। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया। तो 3 भागों में इसको बांटा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा काल का कौन सा ऐसा शहर है जो 3 भागों में बांटा हुआ था? तो ये धौलावीरा है, और इसकी आकृति कैसी है? आयताकार है। ठीक है, और जो और भी इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। तो यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प्पा के कौन से स्थान के लोग जो है उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे और वहाँ पे मौजूद था उन्नत जल प्रबंधन? तो ये धौलावीरा से। नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो ये सुमेरिया की जो सभ्यता थी इनके पास जो है सबसे पहले जो है विकसित रूप में लेखन कला जो है
मौजूद थी। यहाँ पर मैंने लिख दिया। और इनकी जो लिपि है वो है कौन सी? क्यूनिफॉर्म लिपि। क्यूनिफॉर्म लिपि का नाम याद रखिएगा, सुमेरिया की। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को बताता है। और कहीं कहीं जो है ऑप्शन में अगर एक उत्तम व्यक्ति भी रहेगा तो इसको भी आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। त्रयी नाम है। त्रयी जो है 3 वेदों का संग्रह है, जिसमें 3 वेद जो है कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों को मिलाकर वेद त्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है। और यह भी याद रखिएगा कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख जो है वो आपको ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, यहाँ पे सूचीबद्ध दिया हुआ है, एक तरफ वेद दिया हुआ और उसकी विशेषता दिया हुआ है। ऋग्वेद की जो मूल विशेषता है वो मंत्र, श्लोक और प्रार्थना इसमें शामिल है। यजुर्वेद ये कर्मकांड और यज्ञ इसमें शामिल है। सामवेद संगीत का ये जो मेन स्रोत इसको माना जाता है। यथर्वेद तंत्र मंत्र और वशीकरण, ये याद रखिएगा। यथर्वेद तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये जो है सोम जो एक पेय पदार्थ है और उसके जो देवता हैं उनको ये समर्पित है। कौन सा? 9वां मंडल, ठीक। नेक्स्ट, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये उपनिषद में मिलती है। उपनिषद जो है ये इसका मूल जो विषय है वो दर्शन से संबंधित है। उपनिषद का मूल जो विषय है वो दर्शन से संबंधित है। और उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वेर जो उपनिषद है उसमें पहली बार ये आया है। कौन सा? मोक्ष, ठीक है, उपनिषद से। नेक्स्ट, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक बार जो वर्णन है वो सिंधु नदी का हुआ है, ठीक है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यक भी कहा जाता है। तो यह भी याद रखिएगा टर्म। नेक्स्ट, यहाँ पर एक तरफ वैदिक नदियाँ दिया हुआ है और उनका आधुनिक नाम दिया हुआ है। कुंभा को काबुल के नाम से जाना जाता है, परुष्णी को रावी नदी से, सदानीरा को गंडक से और सुतुद्री को सतलज भी कहा जाता था, ठीक है, आधुनिक नाम में कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो था ये गले में पहनने वाला आभूषण था। और ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क ये भी याद रखिए कि वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था ये निष्क। और ये आगे चलकर इससे जो है सिक्के जो है ढाले जाने लगे थे निष्क से। नेक्स्ट, किस अभिलेख से ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलती है? तो ये बोगज कोई जो एक अभिलेख है वहाँ से ये प्राप्त होती है जानकारी कि ईरान से भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, ठीक है। और ये जो अभिलेख है बोगज कोई, ये 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का ये है। और इसमें वैदिक देवताओं का वर्णन भी मिलता है बोगज कोई अभिलेख से। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो ये ऋग्वेद में जो है गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। और गोत्र शब्द का मूल जो अर्थ है वो आपका है गोष्ठ, अथवा वह स्थान जहाँ पर समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, यानी कि गाय को एक साथ में बांध कर रखा जाता था, वहीं से ये गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपने डिस्कशन में टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया। और हमारा मकसद ये है कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको हिस्ट्री की जो भी कंसेप्ट है या फिर जो भी फैक्ट है वो आपको याद करवाया जाए, और जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।